हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं होमी के भाभा के ऊपर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम लोग सारे की टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नोशन ऑफ हाइब्रिडिटी, नोशन ऑफ मिमिक्री, नोशन ऑफ एम्बिवलेंस, नोशन ऑफ बाइनरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डिफरेंस और डायस्पोरा, कल्चरल आइडेंटिटी, थर्ड स्पेस, रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन आज सिर्फ एक ओवरव्यू है कि होमी के भाभा ने, जस्ट ए मिनट, कि होमी के भाभा ने किस किस टर्म को यूज़ किया अपनी बुक्स के अंदर और अपने वर्क के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं ये पोस्ट कलोनियल थियरिस्ट हैं और हम लोग इनसे पहले पोस्ट कलोनियलिज़म के ऊपर ही बात कर रहे थे। कलोनियलिज़म डिस्कस किया, इम्पीरियलिज़म किया डिस्कस, और पोस्ट कलोनियल थियरिस्ट को अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एडवर्ड सेड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे होमी के भाभा के ऊपर और इनकी की टर्म्स के इन्होंने बेसिकली किस बारे में बात की, ये लोग इनका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था। जैसे कि हम जानते हैं पोस्ट कलोनियलिज़म का क्या मतलब है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ कलोनियलिज़म। उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स आज हुए हैं लोगों के ऊपर कलोनियलिज़म के बाद, उसके अंदर जिन चीज़ों के अंदर लोग जी रहे हैं, ज़िंदा हैं, उनके ऊपर फिर उन्होंने स्टडी करके हम लोगों के सामने ये कुछ की टर्म्स रखी, जिनको हम लोग डिफरेंट नाम देंगे। और हम लोग सब चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बस हम लोग इनको नाम दे रहे हैं और हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ ओवरव्यू करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को होमी के भाभा की बायोग्राफ़ी के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को कुछ इनके बारे में भी पता चले और फिर आगे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होमी के भाभा 1949 को पैदा हुए, नवंबर में। इंडियन थे ये। उसके अलावा क्रिटिक थे, थियरिस्ट थे, स्कॉलर थे और प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ थे। ये पारसी फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। उसके अलावा बॉम्बे में पैदा हुए थे ये। उसके अलावा प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ थे। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा ये इनको अवार्ड मिला था, इसको प्रोनाउंस मैं नहीं करूँगी, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी। तो ये इनको अवार्ड मिला था 1912 के अंदर। उसके अलावा इनके बारे में एक बात है कि ये इंस्पायर थे। हम लोगों ने जितने भी थ्योरिस्ट को पढ़ा वो किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। तो मिखेल बख्तिन नाम के एक थ्योरिस्ट थे, उनसे ये इंस्पायर थे। उन्हीं का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था डायलॉजिक का। डायलॉजिक के अंदर क्या बात हुई थी कि डायलॉजिक था कि म्यूचुअलिटी बिटवीन रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन क्लोनाइज़र एंड क्लोनाइज्ड। ये हम लोगों को पता है एक डिस्कोर्स था, इन्होंने सेट किया था डायलॉजिक फॉर्म में। किसने? मिखेल बख्तिन ने। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इसी डायलॉजिक को अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर यूज़ किया और इन्होंने इस टर्म से कलोनियल थ्योरी या पोस्ट कलोनियल थ्योरी बना ली। ठीक है। उसके बाद ही टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लोनाइज़र एंड क्लोनाइज्ड। नेक्स्ट हम लोग इनकी बुक्स देख लेते हैं। नेशन एंड नरेशन इनकी बुक थी एक, और एक लोकेशन ऑफ कल्चर इनकी बुक थी। दोनों में इन्होंने अपनी पोस्ट कलोनियलिज्म के बारे में बात की कि क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए और कौन से दौर के अंदर लोग आज जी रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। और जो उन बुक्स के अंदर बात हुई, जो उन्होंने की टर्म्स यूज़ की, वो मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी की टर्म्स हैं। सारी बातों का, इनके जो बातें हैं उन सब का आखिर पे एंड क्या होता है? क्लोनाइज़र, क्लोनाइज्ड, इनका सब्जेक्ट यही होता है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग अब इनकी बात कर लेते हैं इन सारे स्टेप्स के बारे में जो इन्होंने टर्म्स यूज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रही है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या है? आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा कि हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है कि टू कल्चर्स को आपस में मिक्स कर देना। जैसे इंडियन कल्चर हो और मुस्लिम कल्चर हो, इन दोनों को मिक्स कर दें तो आगे जो एक और कल्चर बनेगा तो वो हाइब्रिड कल्चर बन जाएगा। ठीक है। मतलब टू या टू से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को मिक्स कर देना, चाहे वो पर्सन की हो, चाहे वो बायोलॉजिकल टर्म में आप लें, चाहे जैसे भी लें, तो वो होगी हाइब्रिड सिचुएशन। और इन्होंने क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड के साथ हम लोगों को इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि लोग जो हैं आज हाइब्रिडिटी
के अंदर रह रहे हैं। जो ईस्ट वर्ल्ड है ना सारा, उनका कल्चर क्या है, हाइब्रिड है। ना उन्होंने अपना कल्चर अपनाया हुआ है, नेटिव का भी नहीं है उनका कल्चर, और ना ही जो उनके ऊपर कॉलोनाइजर्स रह चुके थे, ना ही उनका कल्चर है उनके ऊपर। दोनों कल्चर्स उन लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किए हुए, दोनों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोनों को फॉलो करके उन्होंने एक न्यू कल्चर बना लिया है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ट्रांस कल्चर हो गया, टू कल्चर्स को मिक्स करके एक न्यू कल्चर बना देना। जैसे अर्बन लाइफ हो, रूरल लाइफ हो, इन दोनों को मिक्स करके एक और न्यू कल्चर बना लेना। ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है, इंसानों के अंदर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दूं, तो आप लोग अगर अपने कपड़ों की मिसाल लें, तो ना ही आप लोग कॉलोनाइज़र की ड्रेसिंग को फॉलो कर रहे हैं और ना ही अपने नेटिव कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नॉवेल्स के ऊपर भी डिस्कशन की, जैसे अभी रिसेंटली मैंने थिंग्स फॉल अपार्ट के ऊपर अपलोड की हैं वीडियोस। उसके अंदर मैंने कल्चर उनका दिखाया, उनका कल्चर कैसा था, उसके बाद कैसे उनके ऊपर कॉलोनाइजर्स ने आकर रूल करना शुरू कर दिया, और फिर उन लोगों ने अपना रिलीजन फैलाना शुरू कर दिया, और फिर वो लोग नेटिव कल्चर को भूल कर, अपने कल्चर को भूल के, लैंग्वेज को भूल के, ट्रेडिशंस को भूल के उनके कल्चर के अंदर जाने लग गए, और फिर ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, और वो लोग अब हाइब्रिड सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं। और मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल दी कि जो ईस्ट वर्ल्ड है वो सब लोग हाइब्रिडिटी के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ कॉलोनाइजर्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जो सिर्फ कॉलोनाइज्ड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जो कॉलोनाइजर्स थे उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब जो हम लोगों के ऊपर रूल करके गए हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं हम लोगों से वो कुछ चीज़ें सीख कर गए हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ें हम लोगों को दिखेंगी। इनकी स्टडी का यही मकसद था, इन्होंने स्टडी करके कॉलोनाइजर्स पे भी और कॉलोनाइज्ड के ऊपर भी स्टडी करके हम लोगों को उनकी सिचुएशन बताई कि आज दोनों जो हैं हाइब्रिड सिचुएशन के अंदर है, लेकिन ईस्ट कंट्री जो है, ईस्ट वर्ल्ड जो है, वो ज़्यादा हाइब्रिडिटी के अंदर है। ठीक है, ये आप लोगों को हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में लाजमी बनाऊंगी, अभी आप लोग सिर्फ ओवरव्यू ले लें। अभी मिमिक्री, अब हम लोग बात करने लगे मिमिक्री के ऊपर। मिमिक्री आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसी की भी नकल उतारना, चाहे आप लोग उसको फ़नी वे में कर रहे हो, चाहे आप वैसे कर रहे हो, तो उसको मिमिक्री कहते हैं हम लोग। अब ये आप लोग टू वे प्रोसेस है, मतलब क्लोनाइज़र भी कर सकता है, क्लोनाइज्ड भी कर सकता है, क्लोनाइज़र क्लोनाइज्ड की कर सकता है, क्लोनाइज्ड क्लोनाइज़र की कर सकता है। तो ये टू वे प्रोसेस है और ये डायरेक्ट इमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से लेंगे कि हम लोग अगर एक चीज़ को उनकी हम लोग नकल उतार रहे हैं, तो हम लोग खुद से नहीं कर रहे, ये हम लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है सब कुछ। अब रूल हम लोगों के ऊपर तो नहीं हुआ था, हम लोगों से पहले जो हम लोगों के एंसेस्टर्स थे उनके ऊपर रूल हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों के ऊपर भी आज उनका असर है। ठीक है, तो ये मिमिक्री इसी तरह है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट इमिटेशन नहीं है, लेकिन मिमिक्री हो रही है। ठीक है, क्लोनाइज़र क्लोनाइज्ड की नकल उतार रहे हैं और क्लोनाइज्ड क्लोनाइज़र की उतार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों के पास आ रहा है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस को हम ऐसे ही लेंगे कि ये मिक्स्ड फीलिंग है, इसके अंदर आप एट अ सेम टाइम हेट कर रहे होते हैं और एट अ सेम टाइम आप लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं चीज़ को। ठीक है, मतलब मिक्स्ड फीलिंग होती है, कंफ्यूज्ड होते हैं आप लोग इसके अंदर, और उसके अलावा आप लोगों को डाउट्स भी होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसके अंदर एग्जांपल लें, जैसे टीपू सुल्तान जो था वो वाइट पीपल से नफ़रत करता था। ठीक है, लेकिन वो अपने सर्वेंट को कहता था कि आप लोग प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे वाइट पीपल के ही लेकर आएँ। तो एक तरफ आप लोग उनको हेट कर रहे हो, लेकिन एक तरफ उन्हीं की चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब अट्रैक्शन और कंपल्शन एट अ सेम टाइम। ठीक है, एग्री और डिसएग्री एट ए सेम टाइम, ये एम्बिवलेंस की हम लोग डेफिनेशन करेंगे। टू कम्बिनेशन, दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड का। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये मिक्स्ड फीलिंग है, कंफ्यूज्ड फीलिंग है, लव एंड हेट एट ए सेम टाइम होता है। जिसमें आपको मैंने टीपू सुल्तान की एग्जांपल दी, जिसमें वो हेट करते हैं वाइट पीपल से, लेकिन उन्हीं के प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करने को कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए वो अच्छे हैं, लेकिन वो वाइट पीपल से नफरत करते हैं। तो अट्रैक्शन और कंपल्शन एट ए सेम टाइम, एग्री और डिसएग्री एट ए सेम टाइम, एम्बिवलेंस क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरिज्म का कॉन्सेप्ट।
बाइनरिज्म आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, अ पेयर या टू, डुअलिटी, इस तरह ये वाइडली यूज़ होने वाला एक नाम है जो होमी के भाभा ने यूज़ किया। क्लोनाइज़र और क्लोनाइज जहाँ पे भी दो चीज़ें आए, और अभी हम लोग पोस्ट क्लोनियलिज्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाइनरिज्म दो चीज़ों का आपस में कम्बिनेशन, और जहाँ पर बाइनरिज्म आ जाए वहाँ पर पेयर की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। और यहाँ पर हम लोगों को सिंपली ये बताया जा रहा है कि उन दोनों की, क्लोनाइज़र्स और क्लोनाइज्ड के अंदर आपस में अपोजिटनेस कितनी ज़्यादा थी, और यही यूज़ हुई है इसके अंदर बाइनरिज्म के अंदर कि दोनों में आपस में इख्तिलाफ़ कितने ज़्यादा थे और उन दोनों में आपस में चीज़ें क्या थी। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि बाइनरी अपोजिशन जो थी इन लोगों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में जो इख्तलाफात थे उनके ऊपर बात हुई है कि गुड और इविल हो गई, वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट हो गया, एक अच्छा है एक बुरा है, रेसिज्म आ गया इसके अंदर। तो आप लोग इसके अंदर ये चीज़ें कंट्रास्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एग्जाम्पल दे के किसी भी नावल की या किसी भी लाइव एग्जाम्पल आप अपनी ही लाइफ की उठा कर दे सकते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से बयान कर सकते हैं। उसको आप असाइनमेंट वाइज या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि दो लाइनों में ही ख़त्म हो जाते हैं कि ये चीज़ की डेफिनेशन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को चीज़ें चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे राइटर का नाम भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे एडवर्ड साइड ने ये हम लोगों को एग्जांपल दी, या होमी के भाभा के कॉन्सेप्ट के अंदर ये एग्जांपल है। तो ये इसी तरह कोई शॉर्ट स्टोरी आप ऐड कर दें आप, जिसके अंदर बाइनरिज्म के अंदर दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि ये पेयर है, दो चीज़ों की बात हो रही है, डुअलिटी की बात हो रही है। बाइनरिज्म इसी चीज़ का हम लोगों को ये नाम दे रहा है कि जी टू थिंग्स है, दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। अब वो कौन सी हैं? क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड की, गुड और इविल की, सिविलाइज्ड और प्रिमिटिव की, या वाइट और ब्लैक की, या मार्जिनलाइज की, या इस तरह करके सुपीरियर और इन्फीरियर की, इस तरह करके आप लोग डाल सकते हैं। फिर रेसिज्म का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों की आपस की जो इन लोगों की आपस की अपोजिशन थी ना, बाइनरी अपोजिशन, वो इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं ये कॉन्सेप्ट फिर सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगी। उसके अब आगे आ रहा है हम लोगों के पास कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चर ग्रुप विद इन ए सोसाइटी। मतलब एक ही सोसाइटी के अंदर ढेर सारे कल्चर्स का होना, जैसे इंडियन, क्रिश्चियंस, पाकिस्तानी, और ढेर सारे कल्चर्स होना उसके अंदर, लैंग्वेजेस का होना, रिलीजन का होना, और उनकी क्लास, उनकी एज, उनकी जनरेशन, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ढेर सारे कल्चर्स का एक्सिस्टेंस होना एक ही सोसाइटी में, ये होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, और इसी के ऊपर पे होमी के भाभा ने बात की। उसके अलावा आगे कल्चरल डिफरेंसेस अगर आ जाएं तो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे कि जो लोगों के बिहेवियर और उनके बिलीफ, उनके लैंग्वेजेस और उनकी प्रैक्टिसेस जो उन लोगों ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस किए, वो सबके डिफरेंट होते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस मतलब सारों का कल्चर डिफरेंट होता है, और फिर इस तरह डिफरेंट कल्चर मिलकर फिर आगे एक और नई चीज़ बन जाती है। अब इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास पठान आ सकते हैं कि पठान लोग जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, उनका फिर इसी तरह उनका बिहेवियर, उनके बिलीव, उनकी लैंग्वेज, ये सब कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास आ रहा है डायस्पोरा। डायस्पोरा ये होता है कि आपको वॉलंटियरली या फोर्सफुली आपकी अपनी होमलैंड से एक्सपेल कर दिया जाए। डायस्पोरा एक ग्रीक वर्ड है, और उसके बाद इसका मतलब यही है कि आप एक मूवमेंट हो, फोर्सफुली हो चाहे वॉलंटियरली हो, लोगों की अपने होमलैंड से किसी न्यू रिलीजन के अंदर या किसी न्यू एरिया के अंदर, किसी न्यू रीजन के अंदर, उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने इसका क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद आ रही है कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी से पता चल रहा होगा कि एक पर्सन की आइडेंटिटी, उसका सेल्फ कंसेप्शन, उसकी सेल्फ परसेप्शन, ये सब कुछ उसकी अपनी नेशनैलिटी से रिलेटेड है, ये सब कुछ आ जाएगा कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ रही है हमारे पास थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऐसे याद रखना है कि जिस तरह मैंने आपको हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट बताया ना, कि दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स होकर न्यू कल्चर बना देती हैं, तो वो फिर हम लोगों को थर्ड एक न्यू चीज़ बनकर आ जाती है, तो उसको हम थर्ड स्पेस कहेंगे, थर्ड वर्ल्ड कहेंगे, इस तरह कहेंगे, ठीक है। वैसे ये एक पोस्ट कॉलोनियल सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी है आइडेंटिटी की और कम्युनिटी की।
जिसको लैंग्वेजेस से और एजुकेशन करके फिर इसको सामने लेकर आया गया लोगों को स्टडी करके, ठीक है। और थर्ड स्पेस ने हम लोगों को यही बताया कि एक बंदे की जो यूनिकनेस होती है उसकी आइडेंटिटी के अंदर, उसकी अपनी वो जो एक चीज़ होती है, जैसे हाइब्रिड बताया मैंने आपको कि एक न्यू कल्चर बन जाता है, वो एक और यूनिक सी चीज़ बन जाती है, उसको हम लोग थर्ड स्पेस कहेंगे। ये इसी तरह आ जाती है जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है, थर्ड स्पेस को भी हम ऐसे ही लेंगे। हाइब्रिड से ये मिलती जुलती है क्योंकि हाइब्रिड भी इसी तरह है कि आप लोग एक दो आइडेंटिटी या दो से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को मिक्स करके न्यू चीज़ बना लेते हो, चाहे वो न्यू कल्चर है, न्यू पर्सन है, प्लांट है, एनिमल है। इसी तरह थर्ड स्पेस भी है, ठीक है। आगे हम लोगों के पास आ रही रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन। इसका नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, अपोजिशन मतलब आप लोग किसी एक्शन को अपोज कर रहे हो, तो आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से अपोजिशन हो रही है। और रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, और दी एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, इनका कॉन्सेप्ट ये था, और इन सब कॉन्सेप्ट को क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड के हिसाब से उसके साथ मिक्स करके हम लोगों को बताया गया है। होमी के भाभा ने बताया इन चीज़ों के बारे में, और इन्होंने जो अपनी बुक्स हैं इनकी, उसके अंदर भी इन्होंने इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है, कल्चर को, कल्चरल डिफरेंसेस को, क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट को, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म हुआ, फिर कैसे उन लोगों के साथ हुआ, ये थर्ड स्पेस हुई, कल्चरल आइडेंटिटी, डायस्पोरा, कल्चरल डिफरेंसेस उनके, फिर बाइनरिज्म वाला, एम्बिवलेंस, मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए। ये सारे कॉन्सेप्ट थे, बेसिकली इनकी डेफिनेशन यही थी। बाकी अलग से फिर आप लोगों को मैं सेपरेट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, सेपरेट टॉपिक के नोशन ऑफ हाइब्रिडिटी क्या है, नोशन ऑफ मिमिक्री क्या है, एम्बिवलेंस क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। होप सो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी चीज़ें। तो अब जिन लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड है। वो लोग अपने लिटरेचर को, जो इन लोगों की स्टडी वो लोग कर चुके हैं, जिन नॉवेल्स को, उनको यूज़ करके वो लोग इन कॉन्सेप्ट को अपनी राइटिंग के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई, उन लोगों के लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर साथ साथ इन की टर्म्स को यूज़ करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अल्लाह हाफिज़।